कल जो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह पढ़ लिया था, एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ लिया था। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो कल एक चीज़ आपको बतानी रह गई थी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका वेक्टर भी होता है और स्केलर भी होता है, टेंसर बेसिकली। टेंसर आपको डिस्कस नहीं किया, तीन टाइप क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। मतलब ये बहुत छोटे, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका इनफाइनाइट स्मॉल स्मॉल होता है तो उस केस में वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो होते हैं। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बहुत छोटा नहीं है तो उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर के लिए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इस कारण ये जो है छोटे एंगल पर ही, जब डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट काफ़ी छोटा होगा तो उस कंडीशन पर ही ये जो होगा वेक्टर होगा, अदरवाइज वेक्टर नहीं होगा। देखिए भाई, समझिए, ये बुक है, ये लाइन को आप एक्स एक्सेस मान लीजिए, ये वाला लाइन आप एक्सेस मान लीजिए, और जो बाहर को आ रहा है ये जेड एक्सेस मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि इसको इस जेड एक्सेस के अबाउट घुमाया। तो इस जेड एक्सेस के अबाउट में मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, आपकी तरफ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा, जेड एक्सेस के अबाउट 90 डिग्री घुमा। और फिर ये जो एक्स एक्सेस आपने माना था उस एक्स एक्सेस अबाउट 90 और घुमा दीजिए। पहला थीटा वन, अगला थीटा टू, तो ये घुमा, तो थीटा वन प्लस थीटा टू। तो ये जो साइड है ये कहाँ की तरफ आ रहा है? ऊपर को। ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू अपवर्ड। अभी अब वही केस, ये जेड एक्सेस है, जेड एक्सेस के आप इसको पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया था, आप उल्टा घुमा रहे हैं, घुमाया। और ये वाई एक्सेस के बाद घुमाइए, यहाँ को आ रहा है। ठीक है, तो पहले दो केस में 90 प्लस 90 किया था और अब के दो केस में 90 प्लस 90 किया। तो पहले दो केस में 90 प्लस 90 करने में ये कंडीशन बननी थी और अब 90 प्लस 90 करने में ये कंडीशन बन रही। मतलब दोनों ही केसेस में पोजीशन जो फाइनल होगा अलग। मतलब थीटा वन प्लस थीटा टू पहले केस के लिए जो है वो बाद के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन जो है, कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर है वो बहुत छोटे इनफाइनाइट स्मॉल एंगल के लिए एप्लीकेबल है। बड़े एंगल के लिए वहाँ पर वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन फॉलो नहीं होगा। तो इसलिए जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इज ए टेंसर। ठीक है, ये वेक्टर भी है और स्केलर भी है। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो आप समझ गए कि इसको कल फिर दोबारा बता देंगे। तो अब जो अगला टॉपिक आज हम लोग करते हैं वो करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखिए भाई, क्या कर दिया मैंने। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर कि कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में घूम रही है। ये बॉडी इज रोटेटिंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। देखिए क्या होता है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मूवमेंट करती है तो उसका देखो यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए वेलोसिटी हर पॉइंट में चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ना, अभी हमको डायरेक्शन सेंस देखना है। 10 मीटर पर सेकंड दिस डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट। द स्पीड इज कांस्टेंट एट एवरी एंड ईच पॉइंट ऑन द ट्रैक, बट वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो वेलोसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यूअसली चेंज होता है। एक पॉइंट ये रहा, यहाँ पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। तो यहाँ पर वेलोसिटी ये है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर वेलोसिटी है, 4 पॉइंट हो गए। तो यहाँ पर इन चारों पॉइंट पे स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, स्पीड सेम है बट डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी कब चेंज होता है भाई? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F equal to dp upon dt, the rate of change of momentum in any direction is equal to the applied force in that direction. तो मोमेंटम तब चेंज होगा जब आप फोर्स लगाओगे, वेलोसिटी तब चेंज होगी जब आपके पास एक्सेलरेशन होगा। चाहे वो मैग्नीट्यूड के सेंस में चेंज हो, चाहे वो डायरेक्शन के सेंस में चेंज हो, फिर दोनों के ही सेंस में चेंज हो, वेलोसिटी केवल तब चेंज होगा जब आपके पास एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन होना चाहिए। कल बात याद होगा आपको, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो तो इस एक्सेलरेशन के कारण आपकी वेलोसिटी का केवल डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? अगर इस मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या है कि जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा।
वेलोसिटी टेंजेंशियल है और इस टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो एक्सीलरेशन होगा इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी इसके परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी इसके परपेंडिकुलर, तो एक्सीलरेशन आ रहा है जो वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर है, एंड दिस एक्सीलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स ए फिक्स्ड पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट है आपका सर्किल का सेंटर। और ड्यू टू दिस एक्सीलरेशन ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज, मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ रहे हैं? तो क्या कंक्लूजन निकला कि जब कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक में यूनिफॉर्मली घूम रही होती है तो उसके हर एक पॉइंट पे स्पीड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा एंड वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो इन दिस केस एन एक्सेलरेशन इज एक्टिंग over the particle which is perpendicular to the direction of velocity and always acting towards a fixed point. This acceleration is called centripetal acceleration. ठीक है, समझ गई बात? ये एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और हमेशा ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन किए और आप पर एक्सेलरेशन काम किया और वो एक्सेलरेशन थ्रू आउट परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन जो होगा केवल और केवल डायरेक्शन चेंज होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? अब इसके लिए हम डेरिवेशन ड्राइव कर लेते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरीके से, देखो मैथमेटिकल ही करेंगे। आपको मैथमेटिकल टूल्स नाम का चैप्टर पढ़ाया गया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पुरानी वीडियोस देखें, वहाँ पर आपको मिल जाएगा जो अपने स्कूल के बच्चे हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में पार्टिकल पॉइंट पी पर है और पी का जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है, ठीक है, ओ के रिस्पेक्ट में। सर्कुलर ट्रैक है तो आर इज कांस्टेंट थ्रू आउट, मतलब 5 मीटर है, यहाँ से आए 5 मीटर, यहाँ से आए 5 मीटर, यहाँ से आए 5 मीटर, तो आर इज रेडियस वेक्टर बेसिकली, रेडियस वेक्टर। तो रेडियस का डायरेक्शन तो आपका लगातार चेंज होगा, मैग्नीट्यूड थ्रू आउट कांस्टेंट, तो मॉड ऑफ आर जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, मॉड ऑफ आर कांस्टेंट रहेगा। आर लगातार चेंज, वेक्टर आर इज नॉट कांस्टेंट, वेक्टर आर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है समझिए, क्योंकि आर का लगातार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड थ्रू आउट द मोशन इज कांस्टेंट। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। ये एंगल मान लीजिए थीटा, थीटा मानने से अच्छा क्या है कि लेट अस कंसीडर द बॉडी इज रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कैसे घूम रहा है? कल का कोई याद कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज, अंगूठा कहाँ को आएगा? बाहर को, तो ओमेगा कांस्टेंट है। Angular velocity is equals to angular displacement equal to angular velocity upon time. This implies that omega is equals to theta into omega is equals to theta upon t. तो this implies that theta is equals to जो रहा वो omega into t। तो यहाँ पर जो आपका एंगल है वो ओमेगा टी के बराबर है। कोऑर्डिनेट्स ये होगा आपका r cos थीटा, ये होगा आपका r sin थीटा। ये कोऑर्डिनेट होगा आपका r cos थीटा, भाई बेस है, ये हाइट परपेंडिकुलर है तो r sin थीटा। r का लेंथ कांस्टेंट है तो r cos थीटा मतलब ओमेगा टी, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट r sin ओमेगा टी। तो इसके हमको कोऑर्डिनेट मिल गया भाई, x कोऑर्डिनेट भी और y कोऑर्डिनेट। तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया भाई इस पॉइंट का? वो है r cos ओमेगा टी, और जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? r sin ओमेगा टी। मॉड ऑफ r कांस्टेंट है और ये घूम किससे रहा था भाई? मेंशन कर देते हैं, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जो वेक्टर आर निकला भाई, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, तो वेक्टर आर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकला भाई हमारा? आर कॉस थीटा। तो वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स कितना है? आर कॉस ऑफ थीटा इंटू आई कैप, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है? आर साइन ऑफ थीटा इंटू जे कैप। ये निकल गया आर का पोजिशन वेक्टर। देखिए आर क्या है? कांस्टेंट, कभी आर चेंज नहीं होना है, लेकिन थीटा मतलब जो ओमेगा इंटू टी था उसको थीटा के बराबर का है, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो कॉस की वैल्यू चेंज और साइन की वैल्यू चेंज होते रहेंगी, तो वेक्टर आर चेंज होते रहेगा, आर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अगर ये पी पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पर होता, सोचिए ये पी पॉइंट जो होता है एग्जैक्ट इस पॉइंट पर होता, तो ओमेगा टी या थीटा होता 90, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट वैरी नहीं कर रहा, वाई कोऑर्डिनेट है, और थीटा अगर 90 होता तो कॉस 90 0, साइन 91, तो केवल आर इंटू जे कैप तो बचता। आर उसकी लेंथ हो गई, जे कैप डायरेक्शन मतलब वाई के एक्सेस का लॉन्ग है।
यहाँ पर आते तो थीटा हो जाता 180, अगर थीटा 180 होता तो cos 180 होता है -1, sin 180 होता है 0, तो 0 हो गया, तो माइनस आई कैप, तो r जो है x के अपोजिट है, तो हर पॉइंट पे आपका r का डायरेक्शन चेंज होगा जिस पॉइंट इस पर्टिकुलर इक्वेशन से निकलेगा। अच्छा, हम डेरिवेशन कैसे ड्राइव कर रहे हैं? हम डेरिवेशन ड्राइव कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के लिए। क्या निकाल दिया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होगी भाई हमारी? बहुत सिंपल है सर, dr/dt। वेलोसिटी किस हिसाब से आपका पोजीशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि r की मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था, तो ये इक्वेशन बता रहा है कि r का डायरेक्शन किस रेट से चेंज हो रहा है। वो किस रेट से चेंज होगा? जिस रेट से थीटा चेंज होगा। सिंपल सी बात है। तो dr/dt डिफरेंशिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बायोलॉजी वाले बच्चे फिर फंसेंगे। d/dt और r किसके बराबर है? वेक्टर r किसके बराबर है? r cos थीटा, थीटा है, थीटा को हम लोगों ने ओमेगा टी रखा, तो r cos ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस r sin ओमेगा टी इंटू जे कैप। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो v आपको डायरेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, r कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे यहाँ cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जो आता है वो इंटू में आता है, तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया आपका माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, और ओमेगा कांस्टेंट आ गया आपका बाहर, आई कैप तो अपना था ही था, d/dt करेंगे इसका, तो भाई r तो कांस्टेंट है बाहर ही रहा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है प्लस cos ओमेगा टी। ठीक है, और आपका कांस्टेंट आ गया इंटू में ओमेगा cos ओमेगा टी इंटू जे के। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आ गई भाई देखिए, तो वेलोसिटी आपका आ गया माइनस आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, माइनस आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप। इट इज वेलोसिटी सर्कुलर ट्रैक में। ठीक है, हमको क्या निकालना है भाई? एक्सीलरेशन। तो व्हाट इज एक्सीलरेशन? ए, एंड व्हाट इज ए? भाई dv/dt, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। समझ रहे हैं? और वेलोसिटी इज चेंज ओनली इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था वो चेंज नहीं हो रहा था, केवल पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंट दैट ओनली द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज चेंज, मैग्नीट्यूड रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ से पता ही लगेगा भाई। तो dv/dt, तो a इज इक्वल टू d/dt ऑफ v, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? v की वैल्यू कितना निकाला भाई आपने? माइनस आर ओमेगा, माइनस आर ओमेगा, माइनस आर ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू आई कैप, इंटू आई कैप प्लस आर ओमेगा, आर ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू जे कैप। क्लियर? फिर डिफरेंशिएट करते हैं भाई। a d/dt इसका, देखो आर ओमेगा तो वैसे ही रहा, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? प्लस कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, और कांस्टेंट ओमेगा इंटू में आ गया, आई कैप पहले से पड़ा हुआ है, प्लस आर ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, और जो कांस्टेंट है फंक्शन के अंदर जो कांस्टेंट है वो आएगा इंटू में, इंटू जे कैप। क्या बन गया देखिए, तो a इज इक्वल्स टू ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर बाहर फेंक दिए, माइनस कोई बाहर फेंक देते हैं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा, माइनस कॉमन ले लिया है, तो r cos ओमेगा टी इंटू आई के, r cos ओमेगा टी इंटू आई कैप, माइनस था, माइनस बाहर से कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, और क्या बनेगा भाई? r साइन ओमेगा टी इंटू जे कैप, r cos ओमेगा टी इंटू आई कैप प्लस r साइन ओमेगा इंटू जे कैप, जो था वो हमारा था पोजीशन वेक्टर r cos थीटा, थीटा मतलब ओमेगा टी, r साइन ओमेगा टी, वो r था। तो a इज इक्वल्स टू जो आ गया वो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर r। देखिए कितनी खास बात है, तो a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर r, ओमेगा स्क्वायर r। व्हाट इज माइनस साइन सिग्निफाइड? सिग्निफाइड क्या बता रहा भाई कि जो a है इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर r, वो r के हमेशा क्या होगा? अपोजिट। देखिए r बाहर को है तो a उसका अपोजिट अंदर को, अंदर को मतलब सेंटर की ओर। यहाँ पर अगर होता तो यहाँ पर r इस तरीके से होता तो एक्सेलरेशन अंदर को आता, सेंटर की ओर, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर, तो इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो मॉड ऑफ ए अगर आप निकालोगे, तो मॉड ऑफ ए अगर आप लोग निकालोगे तो कितना का भाई आपका मॉड ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वेक्टर आर, तो ए इज इक्वल्स टू रहा ओमेगा स्क्वायर आर, इट इज एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड। v इज इक्वल्स टू कल एक फॉर्मूला में ड्राइव किया था, याद होगा आपको, यस। तो v इज इक्वल्स टू क्या था, आर ओमेगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन आर। तो a कितना आ गया बेटा आपका, a आ गया v अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू जो रहा वो रहा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, आर सर कटा, तो a इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो दो फॉर्मुलेज आ गए भाई आपके। तो पहला फॉर्मूला क्या आ गया, a इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरा क्या निकला v स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। इसको सिंपल वेक्टर की ग्राफिकल मेथड से भी किया है, लेकिन हमने ग्राफिकल मेथड से अभी नहीं किया भाई, हमने इसको पूरी की पूरी एनालिटिक मेथड से किया। इससे ज्यादा क्लियर होती है बातें। क्या बात की जरा पता लगी कि आर का मैग्नीट्यूड जो रेडियस होगा वो फिक्स रहेगा, लेकिन डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होना है। तो जो एक्सेलरेशन निकला वो निकला ओमेगा स्क्वायर आर और v स्क्वायर अपॉन आर, मेरे ख्याल समझ गए होंगे। r is changed only in the sense of direction, magnitude remains constant, velocity is change, देखो r का r कांस्टेंट था, ओमेगा कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट, तो केवल आपकी डायरेक्शंस चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मॉड निकालोगे, इसका अगर आप मॉड निकालोगे तो i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर होगा। अगर आप वेलोसिटी का मॉड निकालते हैं, तो वेलोसिटी का अगर मैं मॉड निकालने बैठूं तो मॉड ऑफ v जो रहेगा वो क्या रहेगा बताइए। i वाला कंपोनेंट कौन है, माइनस आर ओमेगा, तो अंडर रूट ऑफ माइनस आर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बगल में जो बैठा हुआ है कौन, साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी आ गया, प्लस j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाला कंपोनेंट पूरा ये है इसका स्क्वायर, तो कितना रहेगा भाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ गया। यहाँ पर भी सॉल्व करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v, देखिए डायरेक्शन आ गया v, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाहर आ गया तो आर ओमेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, और ये जो वैल्यूज होती है 1, तो v इक्वल टू अपना आ गया आर ओमेगा। मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा, मतलब समझिए कि वेलोसिटी का देखो वेक्टर आर वेरिएबल था, मॉड ऑफ आर रेडियस का लेंथ जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है, ओमेगा तो खैर डायरेक्शन में भी कांस्टेंट था, तो v इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज ओनली इंडिकेटेड दैट कि आपके कारण केवल और केवल आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, आपकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इस एक्सेलरेशन से आपकी काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। Let us consider a body rotating in xy plane and at point P the coordinate of point P is x, y। ये वेक्टर r का मॉड हमने कांस्टेंट माना था, ये ओमेगा t था, तो भाई ये हो जाएगा आपका r cos ओमेगा t, ये हो जाएगा आपका r sin ओमेगा t, x हो गया r cos ओमेगा t, y हो गया r sin ओमेगा t, तो पोजीशन वेक्टर होते हैं xi कैप प्लस yj कैप, x हो गया r cos ओमेगा t, थीटा ओमेगा टी है, और r sin ओमेगा t, तो r निकला, तो अब निकालते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr अपॉन dt, dr अपॉन dt बाय dt ऑफ r, ठीक हो गया। तो r क्या भाई r cos ओमेगा t प्लस इंटू आई कैप और r sin ओमेगा t इंटू j कैप, तो इसमें r तो आ ही रहा, cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, और जो कांस्टेंट था ओमेगा बाहर आ गया। वैसे यहाँ पर साइन का डिफरेंशिएशन हो गया आपका प्लस कॉस, ठीक है, सॉल्व करते हुए आपका v निकल के आ गया, और फिर इस v को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, और लास्ट में निकला a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज इट इज ऑलवेज opposite to the displacement vector r, तो always acting towards the center and perpendicular to velocity, ठीक है। अगर आप r dot v करेंगे यहाँ से, अगर आप यहाँ से r dot v करोगे तो इट इज डेफिनेटली जीरो, करके देखिएगा इसको, r ये है यस और v ये है यस, तो r dot v करोगे तो जीरो आ जाएगा, करके देखिएगा। तो r dot v का जीरो कहने का मतलब क्या है कि r और v के बीच का एंगल 90 है। अगर आप लोग a डॉट v करोगे, a डॉट v करोगे तो ये भी 90 आएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, तो इंडिकेट दैट a और v के बीच का एंगल जो है जीरो है, तो a v ये है a ये है। अब यहां से इनको नोट कीजिए, करोगे तो हो जाएगा, अभी नोट ठीक है। अब तो अब वीडियो है तो आप इसको पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हैं, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बेटा, ठीक है।
सर शिल्पी मैम बुला रही है आपको। पॉज करो, वीडियो बना रहे हैं कहाँ से? ठीक है, तो आर ये आ गया था, इट इज वी एंड इट इज एक्सेलरेशन। तो आर डॉट वी कीजिए, क्या आ रहा है देखिए, आर डॉट वी करके देखिए, ए डॉट वी करके देखिए। तो आर डॉट वी 90 आएगा, मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है। वी डॉट ए करोगे, मतलब आर डॉट वी करोगे 0 आएगा, वी डॉट ए करोगे 0 आएगा। और आपको मालूम है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया भाई आपका। ठीक है ना, चलिए इसी को जो एक्सेल यहाँ पर हमने निकाला, जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकली निकाला था, ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफिकली निकालते हैं, ये वेक्टर एनालिसिस के बेसिस पर। ठीक है, तो हमने मैथमेटिकली निकालते पहला तरीका। ठीक है, कुछ बुक्स में दिया, कुछ बुक्स में दिया, हमने दोनों कर दिए। अब जिसको जो आसान लगे वो आप लोग कीजिए, लेकिन मैथमेटिक्स वाले जितने भी अच्छे हमारे हैं वो इस तरीके से कीजिएगा बेटा। ये बताया जा रहा है बायोलॉजी वालों के लिए। अगर बायोलॉजी वाले भी यहाँ से का तो अच्छा तरीका है, तो इस तरीके से कीजिएगा। पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो P पर आपका वेलोसिटी v1 है, Q पर आपका वेलोसिटी v2 है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। तो मॉड ऑफ v1 इक्वल टू मॉड ऑफ v2 इक्वल टू v, एंड मॉड ऑफ r1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ r2 इक्वल टू r, कांस्टेंट है। अब हमने क्या किया कि v1 देखिए कितना है, इस v1 को यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये v2 ये है तो इस v2 को यहाँ ड्रॉ कर दिया, दोनों हो गए। तो इनकी हेड्स को हमने जब ज्वाइन किया तो ये लाइन आ गई है, तो ये हो गया आपका डेल्टा v। डिफरेंस ना, क्योंकि v1 एंड v2 आर टू को इनिशियल वेक्टर, आपको बताया गया अभी। जब भी तो कोई इनिशियल वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन होता है, वो आपको डिफरेंस को बताता है। या ऐसा समझिए कि ये v और ये v1 और डेल्टा v यहाँ पर सेम ऑर्डर में है और v2 अपोजिट ऑर्डर में है, तो ये दोनों जुड़े हैं, ये जुड़ के आया है। तो v1 प्लस डेल्टा v इक्वल टू v2, तो v2 इक्वल टू v2 माइनस v1, दैट इज डेल्टा v रिप्रेजेंट द डिफरेंस। ये क्या है, r रेडियस, ये भी रेडियस है। तो यहाँ पर जो OP1 P2 है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। देखिए क्योंकि इसके दो साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पर भी मॉड ऑफ V1 और मॉड ऑफ V2 इक्वल, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है। इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक एंगल डेल्टा थीटा है, तो इसका भी एंगल डेल्टा थीटा ही है। क्यों, R और V के बीच का एंगल 90 है। तो आप घूम के यहाँ से यहाँ आ गए, तो जब आप घूमे तो घूमने के बाद भी आप R और V के बीच एंगल 90 है। तो इसका मतलब आपका R जितना एंगल घूमा R1 R2 तक पहुंचने में, तो V1 भी V2 तक पहुंचने में उतना एंगल घुमा होगा, दोनों सेम एंगल घूमे होंगे, डेल्टा थीटा। तो सेम एंगल के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेम एंगल के साथ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर हो गया ना, आपको मालूम है कि दो साइड, दो साइड मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से आइसोसेलेस हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर ये सिमिलर है, मतलब ट्रायंगल OP1 P2 इज सिमिलर ट्रायंगल OAB। तो OP1 P2 अगर OAB के सिमिलर है, तो OP1 P2 OAB के सिमिलर है, तो यहाँ दो साइड का रेशियो इसके दो साइड के रेशियो सेम होगा। एंगल के सामने का साइड डेल्टा S, कोई भी एक साइड R, R तो था ही नहीं, R1 R2 का मैग्नीट्यूड तो R के बराबर है, हम बस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। एंगल के सामने का साइड लिया, तो यहाँ भी एंगल के सामने का साइड लोगे डेल्टा V। और कोई भी एक साइड V1 और V2 का मैग्नीट्यूड सेम, हमको लेंथ लेना है तो अपॉन V। तो डेल्टा V इज इक्वल टू जो रहा वो कितना हो गया, डेल्टा V इज इक्वल टू हो गया V अपॉन R इंटू डेल्टा S। डेल्टा V इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा T, डिवाइड देते हैं। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू V अपॉन R इंटू डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T एवरेज एक्सेलरेशन, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T एवरेज वेलोसिटी। इफ वी आर अप्लाइंग लिमिटिंग कंडीशन व्हेन डेल्टा T टेंड्स टू 0, तो ये जो आपका एवरेज एक्सेलरेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में। इफ लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, अब डेल्टा T टेंड्स टू 0 में P1 P2 की तरफ आएगा, और जब P1 P2 की तरफ आएंगे तो A और B एक ही तरफ आते रहेंगे बेटा। अगर P1 P2 एक दूसरे का तरफ आएगा, तो P1 पर वेलोसिटी V1 थी, P2 पर V2 थी, तो उस केस में जो आपका डेल्टा V है वो कहाँ की तरफ काम करेगा, एग्जैक्ट सेंटर। तभी समझाता हूँ उसको। डेल्टा T टेंड्स टू 0, देन लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू V अपॉन R लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और लिमिट लगाते डेल्टा S कन्वर्ट इनटू D, तो dV अपॉन dt इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू ds अपॉन dt।
ds अपॉन dt। तो लिमिट लगाते डेल्टा d में कन्वर्ट हो जाता है, मालूम है आपको। डेल्टा इज रिप्रेजेंट डिफरेंस एंड d इज आल्सो रिप्रेजेंट डिफरेंस। डेल्टा इज रिप्रेजेंट एक नॉर्मल डिफरेंस एंड d इज रिप्रेजेंट, समझने बात को, बहुत करीब। तो dv अपॉन dt इज नाउ a, v तो v ही है, r और ds अपॉन dt होता है आपका वेलोसिटी एंड इट इज v। तो v और v स्क्वायर, तो a कितना आ गया बेटा, v स्क्वायर अपॉन r, याद है। और यहां से भी a कितना आया था, यहां से a आया था r ओमेगा स्क्वायर, और जब ओमेगा का वैल्यू रखा था तो v स्क्वायर अपॉन r बना था। तो a इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, v इक्वल टू कितना था, r ओमेगा। अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया यहाँ पर भी। तो r ओमेगा, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो r से r कटा, तो a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो दो वैल्यूज आ गई, तो a इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r एंड a इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। ये जो वैल्यूज निकाली हमने ग्राफिकल निकाली, बड़ा आसान लगा होगा आपको, बड़ा जल्दी खत्म हो गया। पिछले वाले में तो बहुत डिफरेंशिएट करना था, लेकिन चीजें इसी तरीके से समझ में आती है बेटा। चीजें सीखनी है तो यही आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको इसके टिपिकल सवाल करना है। ये तो जस्ट पढ़ाने वाला हिसाब हो गया कि हाँ भाई चलो कर दिया, हो गया, मार्क खत्म। सीखना तो इससे सीखिए, वरना इस तरीके से जो पहले बताया था। वेलोसिटी कितनी है, v1, यहाँ कितनी है, v2, एंड v1 v2 ड्रॉ फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर दिया, तो इनके हेड को ज्वाइन करने वाला लाइन के डिफरेंस को बताएगा। तो डिफरेंस इज रिप्रेजेंट डेल्टा v। ये ट्रायंगल OP1 P2 एंड OAB ये बन गए आपके आइसोसेलिस, राइट, आइसोसेलिस ट्रायंगल्स जिसका एंगल सेम है। तो ये होंगे सिमिलर, तो इसका कोई एक साइड अपॉन साइड, तो इसका कोई एक साइड अपॉन साइड। तो डेल्टा S अपॉन R, डेल्टा S अपॉन कोई एक साइड, एंगल के सामने का साइड और कोई एक साइड, एंगल के सामने का साइड डेल्टा V और कोई भी एक साइड V, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। हमको एक्सेलरेशन चाहिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा t, तो हमने यहाँ से डेल्टा V सेपरेट कर दिया। तो डेल्टा V इक्वल टू V अपॉन r डेल्टा S, एंड फिर दोनों तरफ डिवाइड दिया, एंड फिर हमने क्या लगा दी, लिमिटिंग कंडीशन। तो a इज इक्वल टू 5, लास्ट में जो आ गया v स्क्वायर अपॉन r, और यहाँ पर जो a था वो था आपका r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल इसे कल करेंगे बेटा।